नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में रिफाइनरी का एक बार फिर जॉइंट वेंचर के लिए एमओयू है। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार की अनुमति के बाद जॉइंट वेंचर के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड अब ये इसका नाम होगा और इसी से जानी जाएगी। 74% शेयर एचपीसीएल के और 26% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। लेकिन नया क्या है, एक बहस का विषय है। लगातार प्रतिपक्ष ये बात कह रहा है कि इतना विलंब करना, जब लगातार कहा जा रहा था कि ये एक रोजगार हब के रूप में पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ा काम हो सकता है। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट करके और इसमें कहा है कि नया कुछ भी नहीं है, चले लेकिन जल्दी से जल्दी रिफाइनरी लाना चाहिए। हम राजनीतिक स्तर से अलग हटके भी हैं, लेकिन इस पे केवल गुमराह करने के रास्ते अपनाए नहीं जाने चाहिए। और वही सब कुछ हो रहा जो कांग्रेस के वक्त हुआ था, इसमें अलग कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सरकार इसे चालू करे, लागू करे। अभी तक कहां केवल बस एमओयूज में ही अभी इतना समय 3.5 साल का बर्बाद किया है सरकार ने। तो चलिए हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एमओयू के साथ क्या है रिफाइनरी का मुद्दा, उसको जरा देखिए और फिर हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के समय बाड़मेर रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन सत्ता बदली और बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली। मौजूदा वसुंधरा सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी को वित्तीय घाटे वाला सौदा बताकर बीच में ही रोक दिया। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। हालांकि वसुंधरा सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी मंशा रिफाइनरी शुरू करने की है और रिफाइनरी बाड़मेर के पचपदरा में ही लगेगी। मुख्यमंत्री राजे ने विधानसभा में बाड़मेर रिफाइनरी जल्द शुरू करने की घोषणा की। साथ ही बजट सत्र के दौरान कहा कि बाड़मेर रिफाइनरी का नए सिरे से एचपीसीएल के साथ एमओयू होगा। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया था कि पहले जो एमओयू हुआ उसके मुताबिक राज्य सरकार पर 60,000 करोड़ रुपए का भार आता, जबकि सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए ही अब सरकार को एचपीसीएल को देने होंगे। आखिरकार अप्रैल 2017 में मौजूदा राज्य सरकार ने एचपीसीएल कंपनी के साथ फिर से बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर एक नया एमओयू किया। नए एमओयू के बाद भी मापदंडों के आधार पर काम शुरू नहीं हो सका। नए एमओयू में कई अड़चनें सामने आने लगी। रिफाइनरी का इतना प्रेशर बन गया इनके ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर, आखिरकार इनको झुकना पड़ा। इनको भी बताना चाहिए था कि 40,000 करोड़ रुपए कम कैसे हो गए। एक मंत्री आ रहा है उसी विभाग का, जो मंत्री विभाग का आ रहा है उसको कम से कम जस्टिफाई करना चाहिए था। अगर उनमें ईमानदारी होती तो जस्टिफाई करते हुए कि हमने इस प्रकार से कम कर दिया पैसा और उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बताना चाहिए था उनको। इसके बाद सरकार ने गुरुवार को फिर से आगे आकर एचपीसीएल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। नए एमओयू के बाद अब इस बात का इंतजार है कि रिफाइनरी का काम कब गति पकड़ता है या फिर हमेशा की तरह रिफाइनरी सियासी फायदे का सौदा बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता न्यूज। तो चलिए, रिफाइनरी 60,000 करोड़ से सरकार का दावा है कि 16,000 करोड़ पे लेकर के आगे हैं। 40,000 करोड़ रुपए की सीधी बचत है। लेकिन अशोक गहलोत का सीधा निशाना है कि सरकार ये बताए कि 40,000 करोड़ रुपए बच कैसे रहे हैं और हमने 40,000 करोड़ रुपए कैसे जनता की गाड़ी कमाई के हमने एचपीसीएल को दे दिए। ये मुद्दा है कि जो जानना चाहते हैं। खैर चलिए, बात ज्वाइंट वेंचर की है। ज्वाइंट वेंचर में सरकार का दावा है इससे काम गति पकड़ेगा। जो हर्डल्स केंद्र के लेवल पे आते हैं उन्हें दूर करवाया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है केंद्र सरकार की का ही पेट्रोलियम का एक उपक्रम है एचपीसीएल, जिसके साथ में 74% उनके शेयर्स होंगे। इसमें 26% राजस्थान सरकार के होंगे। महेश जी, एक रिफाइनरी प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि तो होगी ही, लेकिन प्रतिपक्ष का जो अशोक गहलोत को भी आपने सुना, उनका साफ कहना है कि 40,000 करोड़ अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो हम भी जानना चाहते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। सरकार वर्तमान है, उसको बताना चाहिए कि ये गलती कहां हुई। कैसे कहा जा रहा है कि 16,000 करोड़ में कोई क्रम लग रहा है और हमारे टाइम पे 60,000 करोड़ में लग रहा था। देखिए, जिस तरह का जो बताया गया है और जिस तरह से जो क्रम चल रहा है अभी, आज ये 4 साल का ये लगातार रिफाइनरी जो पहले हो जाना चाहिए था काम,
वो शुरू हो जाना चाहिए था काम वो, लेकिन अभी 4 साल की अवधि हो गई। पेट्रोल के दाम भी और डीजल के दाम भी मतलब क्या था ना, काफी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी गिर चुके हैं। तो लॉस जो होना था वो तो हो चुका है। अब रहा सवाल है कि उसमें लकीर उसको अपने सिर्फ समर्थन में इसको जुटाने के लिए नए नए तरीके के हथकंडे अपनाए जाना चाहिए। जो इस तरह से इस महत्वाकांक्षी योजना को इस तरह से इतना लंबा खींचा गया है कि चाहे इसमें मुख्य रूप से जो है मुख्य जो एक सियासी लड़ाई हुई है, और इस सियासी लड़ाई का ही एक ये है कि जो अब 4 साल का एक विलंब हुआ है, तेल के भाव कम हो गए। निश्चित रूप से जो आय होनी चाहिए थी सरकार को, अगर पुराने समझौते से भी किया जाता तब भी इतना कोई घाटा नहीं था, लेकिन तब ये इसका एक प्ली दिया गया था कि हमारी जमीन है, हमारा तेल है, और फिर भी शेयर हमारे को इतने नहीं है, हमारे को 60,000 करोड़ देने पड़ते। अब हम उनने जो नया जो समझौता किया था उसमें 16,000 करोड़ ही देने पड़ेंगे, लेकिन अब ये नई वो जो कंपनी का गठन किया गया है, और गठन करने के बाद में अब वापस से अभी बाधाएं पूरी नहीं हुई है, अभी तक कंपनी का गठन हुआ है। गठन करने के बाद में अभी आपको एनजीटी से भी वो जो पर्यावरण की मंजूरी लेना अभी बाकी है। अभी दौर मतलब इतना जल्दी नहीं हुआ, जो 4 साल में हो जाता वो इसे सिर्फ क्या कहते हैं राजनीतिक खींचातानी की वजह से ही ये हुआ है। और निश्चित रूप से इसमें कोई दोहराई नहीं कि जितना ज्यादा विलंब होगा इस मामले में उतना ही मतलब क्या कहते हैं हमारे को राजस्थान के आय को उससे महरूम होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लगातार ये बात कही जा रही है और समीक्षकों का नहीं, आर्थिक विश्लेषक भी एक बात जानते हैं कि अगर राजस्थान में रिफाइनरी आती है तो इसके लिए एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, और केवल ये बात इसी के लिए नहीं कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में लग रहा हो, 2 लाख लोगों को सीधा इससे रोजगार से जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। अब वो कब से शुरू होगा? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दूसरी चीजें होती हैं, उसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिससे एक रिफाइनरी पे सीधा फर्क पड़ता है। मानकों के हिसाब से भी देखें तो जो टेक्नोलॉजी बताई जा रही है, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यहां पे रिफाइनरी में लेकर के आ रहे हैं। रेवेन्यू लॉसेस तो है ही कि आप अगर ये रिफाइनरी अगर चालू होती तो आपको रेवेन्यू शेयर्स आपके मिलते, आपको बड़ा काम हो सकता था। खैर चलिए, देर से ही सही, लेकिन अब इसे अमली जमा पहनाया जाना चाहिए। सरकार का तो दावा यह है कि अगले 4 साल में रिफाइनरी की चिमनी से धुआं सिर्फ इस बात के लिए नहीं निकलेगा कि काम शुरू हो रहा है, काम दौड़ता हुआ नजर आएगा, यह दावा है सरकार का। अर्चना जी, अशोक गहलोत जी को आपने सुना, सरकार का दावा है कि 40,000 करोड़ रुपए हमने प्रदेश के बचाए हैं, और जो लाभांश था वो 2% से बढ़ा करके 12% किया है। देखिए, जो अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ना तो सरकार को समझाने में सक्षम है, ना ही किसी को समझ आ रहा है। अर्थशास्त्री खुद इस चीज को लेकर के विस्मित है कि इतना विलंब करने के बाद अब एमओयू किया और इसमें दावे किया जा रहा है कि 40,000 करोड़ बचाए। लेकिन सच्चाई है कि जब से शेल कंपनी आई है अमेरिका में, तब से ओपेक कंपनियों ने एक्सप्लोरेशन काम किया, क्रूड ऑयल की कीमतें गिरती जा रही हैं, और यहाँ जो कंपनियां कर रही है बाड़मेर में, यूक्रेन हो या कोई और कंपनी हो, उन सब ने भी अपने एक्सप्लोरेशन की जो रेट है उसको घटाया है। तो ऐसे में रिफाइनरी कोई फायदे का सौदा हुआ जैसे दावा करे, ऐसा समझ से परे है, क्योंकि एक तो एमओयू होने में विलंब हुआ, अभी 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, और जैसा कि अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज हैं जिसके लिए आपको एनजीटी के भी पास जाना पड़ेगा और बहुत सी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो अभी जमीन के मामले में भी कुछ ऐसा सुनने को मिला कि उसके पास में किसी एक पूंजीपति की जमीन है जिसे लाभान्वित करने के लिए, उसे एक्सपायर करने के लिए भी एक बड़ी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर हम शुरू से कह रहे थे कि आप एमओयू को बिल्कुल स्पष्ट कीजिए, जनता के सामने बिंदुवार बताइए, ताकि आम जनता समझ सके कि आपका ये राजनीतिक द्वेष था इसको विलंब करने का, या फिर सचमुच में आपकी इच्छा शक्ति थी कि इस तरह से हम जो संसाधन है उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। लेकिन सच्चाई एक और है योगेंद्र जी, कि जितनी भी धरा के नीचे प्राकृतिक संपदा है या धरती के ऊपर भी है, इस पर किसी राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित है कि जितनी भी ये प्राकृतिक संपदा है वो केंद्र सरकार की संपत्ति है, पूरे देश की संपत्ति है। और ऐसे में इस रिफाइनरी के ऊपर इस तरह के दावे करके और कांग्रेस को कटघरे में जो खड़ा किया गया था, आज सरकार से हम पूछना चाहते हैं कितने विलंब के कारण, जो आपने स्वयं कहा कि 2 लाख रोजगारों से जनता वंचित हुई है, उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में भी कोई अभी विशेष इसमें कोई मुझे लगता नहीं कि मेंशन किया गया है कि उसके लिए कोई इन्होंने ऐसी कोई सुविधा रखने की बात की है, क्योंकि उस जो हमने एमओयू किया था
इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें ये सेक्टर्स होंगे और इस सेक्टर से हमें इस चीज का लाभ मिलेगा। तो हमारा सिर्फ इतना कहना, हम इसके ना तो इनकी तरह आलोचना करना चाहते हैं और ना ही इस चीज के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चलिए अब देर आए दुरुस्त है, लेकिन अब इसको काम शुरू कर देना चाहिए ताकि एक रोजगार सृजन की स्वर्णिम योजना जिसको हमने कंसीव किया था वो मूर्त रूप ले सके। मनीष जी, चलिए ये बात तो है कि आपने अशोक गहलोत जी को भी सुना, अर्चना जी भी कह रही हैं, साफ कहना है कि अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो चलिए आप उसको भी एक बार हमें समझा दीजिए कि ये आप लोग 40,000 करोड़ रुपए इस वजह से ज्यादा दे रहे थे, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। अशोक गहलोत खुद भी ये बात कह रहे हैं कि मैं खुद शौक दूं कि ऐसी चूक कैसे हो सकती है कि अधिकारियों 40,000 करोड़ रुपए हम राजस्थान की दूसरी कंपनी को हम दे रहे हैं। और एक तो वो जानना चाहते हैं, दूसरा ये माना जा सकता है कि 4 साल का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन धरातली जो काम है वो अभी भी प्रतिपक्ष उस पर सवाल इस मायने में खड़ा कर रहा है कि बाउंड्री वॉल के लिए टेंडर किए हैं जो सरकार ने दावा किया है इसमें आज के प्रेस रिलीज में, और काम की हकीकत अभी देखें तो मुझे लगता है कि 55 का जो बोर्ड है उसके अलावा वहां कुछ है नहीं अभी। योगेंद्र जी, बात है इतना स्पष्ट है कि अप्रैल में जब ये बात हुई थी तब ये कह दिया गया कि मानसून के तुरंत बाद इसका एमओयू करेंगे। आप देख रहे हैं कि मानसून अभी खत्म हुआ भी नहीं है और एमओयू हो रहा है। तो इसी तरह से जो प्रोडक्शन की बात है, अभी भी बंदरगाह से रेल लाइन बिछाकर उसको सुबीता लाने की बात दिसंबर तक करने वाली है, तो केंद्र सरकार हो उसके लिए भी बातचीत हो रही है, वो भी टाइमिंग पर हो रहा है। इतना ऑन टाइमिंग एस्पेक्ट पे 2 बातें मैंने आपको बताई। जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है 26,000 करोड़ रुपए उसके तहत करने थे, 56,000 करोड़, और उसी के तहत जितना जितना पोर्शन देना था, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के क्लॉज को सरकार ने सुकोड़ के छोटा किया और उसी कारण से 39,000 करोड़ बचे। ये बात पहले भी स्पष्ट हुई है। वो ये हुई थी अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, अगर वहां से कच्चे तेल के आवक में विलंब होगा, उसके कारण फैक्ट्री कुछ दिन बंद रहेगी, या मान लीजिए कि फुल उसको जो अपनी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करने की ताकत है उतनी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो चूंकि सारे मान्यताएं और माप जो किए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्टिमम उस पर प्रोडक्शन पर किए गए हैं, अगर उसमें कोई कमी रहती है तो उसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। ये बात पहले थी, इसका नाम था वायबिलिटी गैप फंडिंग, और इसके कारण से 56,000 करोड़ रुपए के हम 26% के शेयर धारक थे। अब स्थिति ये हुई कि केवल 19,000 करोड़ देने पड़ रहे हैं, तो 39,000 करोड़ की बचत हो रही है। ये बात 1 मिनट में स्पष्ट होती है। वायबिलिटी गैप फंडिंग का जो क्लॉज था उसको नेरो करके, सिकोड़ करके कम कर दिया है, उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की नहीं होगी। वो इसी हिसाब से होगी कि 26% हमारा पोर्शन अगर है तो बाकी का जो 74% है उसके आधार पर उसको बांट दिया गया है। मूल रूप से मोटे मोटे ये बात समझनी चाहिए। एक दूसरी बात, राजस्थान सरकार ने ये बात की थी, मैं आपको कह रहा हूं कि जो राय देने वाले थे वो तो आईएएस ऑफिसर ही थे, वो अशोक गहलोत जी की सरकार की तब भी वही थे। आज गहलोत जी के मन में ये बात जो उठ रही है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण हमको नहीं पता चला, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो माननीय वसुंधरा जी का जो विजन है, जिसके कारण उनको ये बात स्वाभाविक तौर पर समझ में आती है कि जब हम 26% के हिस्सेदार हैं तो वायबिलिटी जो गैप फंडिंग है उसमें सारी जिम्मेदारी हमारी क्यों होगी, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई रोड़ा है नहीं। प्रोडक्शन के लिए राजस्थान सरकार को जो कुछ करना है वो भी उसी अनुपात में होना चाहिए। उसके बाद एक क्लॉज जो ओएनजीसी के आधार पर लिया गया था कि राजस्थान सरकार चूंकि उस जगह की रखती है, लेकिन ये जो अभी अर्चना जी ने कहा अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है, तो अल्टीमेटली उसी की संपत्ति पर काम हो रहा है, तो जो कंपनी है वो फुली इसके लिए लायबल होनी चाहिए। जब ये हमारी तरफ से वहां पर तर्क गया तब उन्होंने इस चीज पर सहमति जताई कि हम पूरा तो नहीं कर सकते हैं उधर, पर आपको उस परसेंटेज पे लाके छोड़ देंगे जितना कि आपका हिस्सा उस कंपनी में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो माननीय वसुंधरा जी ने। मनीष जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि लैंड की जो बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर पे होगा तो भागीदारी भी होगी, ये तो आप तय मान के चले कि किसी प्रोजेक्ट में जब शेयर होल्डर बड़ा होता है तो लाभांश हो चाहे दूसरे उसके हिस्सेदारी हो, मालिकाना को सब उसी का रहना है, वो तो चाहे अशोक गहलोत जी का वक्त हो चाहे वसुंधरा राजे जी का वक्त हो। दूसरा 40,000 करोड़ का एक बड़ा सवाल है, और ये बात केवल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की नहीं है। मैंने खुद ने धर्मेंद्र प्रधान साहब से पूछा था कि 40,000 करोड़ रुपए साहब कहां चूक हुई पूर्ववर्ती सरकार से और आप लोग इसे कैसे रिड्यूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उस वक्त तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, 3 बार सवाल किया था, मेरा नाम भी पूछा उन्होंने बाद में निकलते वक्त, लेकिन जवाब नहीं आया। और यही कांग्रेस पूछ रही है कि हमसे चूक कहां पे हुई, कि कई जमीन के भाव हमने ज्यादा दे दिए किसी को,
उसका एक्वायर जवाब करने में भी- हमसे चूक हुई। शेयर का जो आपका रेशियो बता रहे हो 2674 वही हमारे इसमें भी था। जी अब आप वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि जो आप ये बचत कर रहे हो 40,000 करोड़ जी, मैं वही उसको बता आप रहा हूं। नहीं आप जो कह रहे हो वायबिलिटी स्पष्ट गैप नहीं, फंडिंग जो VGF है कैसे उसका कोई नहीं फर्क हुआ मानेगा, नहीं, है। कैसे मानेंगे अल्टीमेटली मुझे पहले बताइए। राजस्थान VGF को कैसे सरकार मानेंगे? चूंकि आप किसी को भी VGF देते हो उसमें कैसे मानेगा कि साहब यही हमारा पहले इतना था और अब इतना हो जी गया, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात है ये बस। और मैं MOU जो में आपको clear बताना नहीं चाह रहा है। हूँ मैं MOU इसलिए में नहीं है ये क्लियर। अब ये तो एमओयू आज हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। हो चुका है, जब कल MOU भी हो चुका है। जब कल भी जब हाँ। इसके बारे में प्रेस रिलीज होगी तो यही बात आएगी सामने। पूरी पारदर्शिता के साथ बिंदुवार मीडिया को आमंत्रित नहीं, वो तो हो ही जाएगा, वो आज नहीं तो कल हो जाएगा। ऐसे कोई लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप इस एक्सप्लेन इतने बड़े एस्पेक्ट पर 129 करोड़ का निवेश जहां हो रहा है वहां पे कोई कूलड़ी में गुड़ फोड़ लिए जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। राजस्थान सरकार का एक मिनट मनीष जी, आपने हम पर आरोप लगाया था कि हमने चुनाव के परिदृश्य में रिफाइनरी आनंद फानन में आपने किया आपने जी। हम पर ही आरोप, लेकिन मुझे लगता है कि आपका भी कमोबेश नजरिया ऐसी है। यदि आपकी इच्छा शक्ति सचमुच में होती तो क्या आवश्यकता थी कि आप भी जाते जाते इस तरह का MOU करें? क्योंकि कौन आपने जाते MOU जाते, का अभी तो बहुत- 1.5 साल है चुनाव में। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी भी मानसून के बाद में MOU होगा। ये बात अप्रैल में कह दिया था, आ जाएंगे। ये अप्रैल में ये बात बता दी गई थी कि अगस्त में MOU होगा। तो हमने भी और अब आपको बता रहे हैं ये जो बाउंड्री वॉल का पूरा काम है इसके लिए भी डेट तय है। और यहां तक कि जो केंद्र सरकार से माननीय वसुंधरा जी ने निवेदन किया है कि आप जो रेल लाइन तो उसकी जल्दी से बिछे हो ताकि सीधा उसका हो सकता है परिवहन। लेकिन तो मैं आपको कह रहा हूं आज नहीं तो कल ये स्पष्ट होने वाला। लेकिन आप BGF के पोर्शन के बारे में मेरी बात का भरोसा नहीं करें, इसका कोई कारण नहीं। आपकी बात पे क्या भरोसा करें? आपके जो अधिकारी जिन्होंने MOU जी। किया, आपके सरकार के मंत्री वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे, तो आपकी बात पर नहीं, उनको नहीं देना है, वो दे देंगे जब देना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी तब भी है। हमने कहा था कि MOU की शर्तों को स्पष्ट करिए ताकि जो आक्षेप कांग्रेस पे लगाए थे उसको लेकर के आपकी बात सामने आ जाए। लेकिन आज MOU होने पर भी ये बात सामने नहीं आती। सच्चाई तो ये है कि आपने भी इसको चुनावी परिदृश्य में, क्योंकि पूरे 3.5 साल श्रीमती राजे को महसूस हो चुका था कि रिफाइनरी को लंबित रखने से उनकी स्थिति खराब हुई है। बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में उनका विरोध था और इसलिए ये इस चीज को किया। अदरवाइज उनका ऐसा मकसद कभी भी नहीं रहा कि रिफाइनरी को लेकर आए, क्योंकि आप लेकर भी आएंगे तब भी राजस्थान की जनता इस चीज को जानती है। कांग्रेस ने इस आइडिया को कंसीव किया, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए इच्छा शक्ति दिखाई, इसके लिए MOU किया था। इसको आप मिटा नहीं सकते। 24% क्रूड ऑयल राजस्थान में कांग्रेस थोड़ी लाई। 4 करोड़ हम बचा आप अर्चना जी ये बताइए, 24% क्रूड ऑयल है राजस्थान में, वो भी कांग्रेस लाई है क्या? कांग्रेस तो वो तो जहाँ क्रूड ऑयल होगा वहाँ रिफाइनरी लगेगी, आज नहीं लगी तो कल लगेगी। ये तो अरे कांग्रेस कैसे, इसके लिए कांग्रेस कैसे क्रेडिट ले जा सकती है? आपने तो विजन तो क्या होगा, जब भी एक टाइम फेज पे काम आता है उसमें होता है। चलिए, वैसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप दोनों से एक बात जानना चाहूंगा। देखिए मनीष जी, एक बड़ा उपक्रम है और मुझे लगता है कि राजस्थान में रेवेन्यू शेयर से लगाई है, चाहे एम्प्लॉयर के हिसाब से आप देखिए, मुझे लगता है कि रिफाइनरी से बड़ा कोई उपक्रम नहीं है अभी तक जो आपके पास में है, जितने भी संसाधन कोई है ही नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। क्या वास्तव में ये हम राजस्थान के अच्छे भविष्य की कामना को देखते हुए इस पे जिक्र करें या सियासत वास्तव में होनी चाहिए? आज तक जो अड़ंगा है, आप बताइए। महेश ने एक बात कही, अशोक गहलोत जी बोलेंगे तो सियासत तो होगी होगी। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं सर, सरकार तो काम कर रही है। मैं वर्तमान सरकार पे सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा हूं। महेश जी ने क्या कहा कि सियासी दाव पेच में रिफाइनरी ज्यादा पसंद बचाई, इसके कारण ये नहीं हुआ जी। विलंब का कारण मैंने आपको कहा तो पहले तो सरकार तय नहीं कर पाई कि हमें लगाना भी है कि नहीं लगाना है। नहीं, ये कब कहा? ये कहीं हुई नहीं, रिफाइनरी तो लगनी थी। मैं आपको कह रहा हूँ जिस स्टेट में, क्योंकि क्रूड ऑयल कैसे हो सकता है गिरने के बाद अरे जिस कंपनी नहीं, वो तो अब 24% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज क्रूड ऑयल इंस्टीट्यूटेड इन राजस्थान। तो आप ये कोई बंद थोड़ी होगा। इलेक्ट्रिक कार्स की ओर जा रहे हैं, रेट तो ऊपर नीचे होती रहती है, एनर्जी की ओर जा रहे हैं। इसका उपयोग जो होने वाला है वो कभी कम नहीं होगा। मोड बदल रहा है हमारे जीवन में। पूरे ओपेक कंपनीज ने उसकी कीमतें डाउन कर दी। आपने एक चाल चली रखी है कि साहब प्रतिदिन कीमत बदलेगी, विरोध तो हो नहीं सकता। इससे कुछ नहीं हो रहा। बदल दिए, कौन सी बदल रही है, क्या फर्क पड़ा? लगभग वही हो रहा है, लगभग वही है। जनता को 69 से 71 रुपए चल रहा है, लगभग वही 68 रुपए आता है कभी। जो है ना, जो एक्सप्लोरेशन करी वो खुद ही घाटे में जा रहा है, क्योंकि अब उसको उतना एक्सप्लोर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही वहां पे। तो रिफाइनरी का औचित्य जो है ना, वो सही कह रहे थे महेश शर्मा जी कि आपके विलंब से ये बात तो साबित हुई है कि अब उतनी इससे फायदा नहीं हो सकता। आप बताइए क्रूड ऑयल की यूटिलिटी, मैं तो ये सवाल सुन के अचंभित हूँ। रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण योजना से इतने रोजगार दे, ये भी क्लैरिटी नहीं है। रोजगार की क्लैरिटी पहले भी नहीं थी, मैं बताऊं आपको। और इसीलिए माननीय वसुंधरा जी ने एडिशनल बात करी है कि राजस्थान के जो छात्र हैं, कॉलेजेस हैं, उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी रोजगार के लिए, जो IITs में जो पढ़े जाते हैं। तो ये पहले नहीं था,
इसलिए केंद्र सरकार से अभी अनुमति मांगी है। को 1.5 लाख रोजगार देने का कमिटमेंट किया था हमने MOU के कैसे दिया था? तो वो तो था ही नहीं, वो तो था ही नहीं, वो तो अभी वसुंधरा जी ने करवाया है। नहीं, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पहले से भी था ना। रोजगार की बात दूसरी है। IIT के स्टूडेंट्स हैं। जो हिडन एजेंडा उस पर भी बात करो। GST लागू कर दिया आपने, स्टील की कीमतों की बढ़ गई, 12% उसमें आ गया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी बढ़ गई है। अब आप जैसे इसको सभी जगह बढ़ी है, GST के कारण कोई कॉस्ट नहीं बढ़ी है। मैं आपको बताऊं, पहले से भी लगे हुए थे। एक बार 13 टैक्स को हटा के तो ये नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी बढ़ गया। वो आप एक बात सुनिए, 13 हटे। वो जो कह रही है एक्साइज का, सर वो जो कह रही हैं वो ये नहीं कह रही कि आपने बढ़ा दिया, कि ये कह रहे हैं कि लागत जो आएगी, लागत बढ़ी है। भाई कैसे बढ़ेगी? मैं आपको कह रहा हूं, GST का मतलब बढ़ना थोड़ी होता है। आप ओवरऑल 13 टैक्स दे रहे थे, उनके एक जिला का रेट आगे बढ़ा दिया, लेकिन ज्यादा करने कम हुआ। आप देखें जो भी कास्ट कर रही है, हर कंपोनेंट पे टैक्स अलग है। और पेट्रोल पे समअप होता है ना 28% पे जा रहा है। जो एक्साइज का मूल काम था, उन दोनों को तो बाहर रखा गया GST में। अरे सर, लेकिन स्टील और सीमेंट दोनों GST से महंगे हुए हैं मनीष पारिक साहब। ऐसे बहुत सारे हैं जो कम भी हुए हैं, वो बात इसका नील इनवॉइस मैं आपको कर रहा हूं, कोई नील इफेक्टेड मामला है, जीरो इफेक्शन इसका पड़ेगा ओवरऑल। और उसका कारण यही है कि आप GST की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर विचार करते हैं तो भी कम हो बेसी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनमें 28% में जिनको जोड़ लिया गया है, जिस कीमत में बन चलिए, सकता था। मैं महेश जी आपके पास में आना चाहूंगा, समय का बहुत बड़ा अभाव है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में प्रदेश क्या चाहता है? अब ये देखना चाहता है कि अब तो कम से कम उस चिमनी से धुआं निकलना चाहिए और सियासी रंगत साइड में हो, और केवल बस ये दिखे कि लोग वहां जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान, जिसके लिए लोग सोचते थे अगर किसी का ट्रांसफर होता था कि वहां सजा भोगने जा रहा है, मुझे लगता है कि आज स्थितियां बदली हैं वहां की, और आने वाले वक्त में और बदलेंगी। लोगों के लिए एक ये कहा जा सकता है कि वास्तव में जॉब करना है तो बाड़मेर में आप जाइए। ऐसी कुछ स्थितियां जो देखना चाहता है प्रदेश, अब वो स्थितियां सहज हो पाएंगी? क्योंकि सरकार ने कहा है कि 4 साल का वक्त चाहिए हमें, और 4 साल का वक्त मुझे लगता है जब से काम शुरू होगा तभी से होगा। वो MOU से तो लगता नहीं है कि अप्रैल से अब तक 3 महीने निकल चुके हैं, और ये तो खुद स्वीकार किया है कि बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो रहा है वहां। जी देखिए, अभी एक लंबा प्रोसेस है। हाँ। अभी इसमें मतलब हर्डल भी है। हर्डल एक इसका जो सबसे बड़ा जो है वो जब पर्यावरणीय, बिल्कुल उसकी स्वीकृति कहा क्लियरेंस के लिए, तो अभी उसमें भी वहां पे भी एक अड़ंगा है। जब लेकिन सरकार का दावा है कि जॉइंट वेंचर जो करने का उद्देश्य यही है कि वो हर्डल्स दूर होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे जो है, मतलब ये वाली जो है, लेकिन उसमें औपचारिकता में ही इतना टाइम निकल जाएगा। अभी 5-6 महीने बहुत आराम से निकल जाएंगे इसमें। जब अगर कहीं क्लियरेंस होगी तो इम्प्लीमेंट होगा, फिर चुनावी वगैरह चुनाव के दौर भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिफाइनरी वास्तव में राजस्थान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। हाँ। और दूसरा है कि जैसे कि आपने भी बताया कि 2 लाख के रोजगार मिलेंगे, पेट्रोकेमिकल्स का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये जितने भी, और पश्चिमी राजस्थान का विकास का होगा, और रोजगार के सृजन के एक नए मतलब क्या कहते होगा, और हमारी आर्थिक जो GDP है राजस्थान की उसमें इजाफा भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए राज्य सरकार की, जल्दी से जल्दी जो भी जितना भी ये अपना जो MOU हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने की, इसके ठोस धरातल के लिए अपने मतलब जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो स्वयं अपना मतलब प्रभाव जो रखती हैं केंद्र सरकार में भी अपने उस, और केंद्र में भाजपा सरकार भी है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवाने की कोशिश करें तो ये राजस्थान के तभी उसका बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये परियोजना ऐसी रखनी चाहिए, सियासी अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस पे गौर फरमाना चाहिए, और ना किसी के लिए ये कि हमें इसका क्रेडिट मिले। क्रेडिट मिलता है अगर काम समय पे होता है तो पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। आज मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत बदल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों से जो पहले लोग जुड़े होते थे, आज काम को वोट मिलता है। अगर आप काम कर रहे हैं, वास्तव में यूथ जो है वो सोच के चलता है, एक घर से 4 जगह वोट डलता है, तो वो सोच वाले लोग हैं, और काम होना चाहिए रिफाइनरी पे राजनीति के बजाय। तो मुझे लगता है कि तभी इसका परिणाम सामने आ सकेगा, और हम तो शुभकामनाएं देंगे वर्तमान सरकार को कि इसमें गति प्रदान करे और जल्दी से जल्दी उस पर काम भी हो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।